completing lots of the case studies from the different chapter of class 12 business studies, let's we move to the taking a some of the important topic for your case studies, that is a knowledge booster. As a knowledge booster, that is an economic impact of the COVID-19 pandemic in India. You know very well, अभी हमारा देश कुछ दिन पहले से और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम कोविड-19 से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई है. बट यू नो वेरी वेल, मार्च में, एट द एंड ऑफ द मार्च, हमारे देश में, या मुझे लगता है कि हमारी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इमरजेंसी डिक्लेरेशन हुआ, दैट इज़ एन लॉकडाउन. एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ एन रिजल्ट ऑफ द कोविड-19 वायरस. कोविड-19 एक प्रकार का वायरस है, कॉमन वायरस है, जो कि ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के बेसिस पे काम करता है. अगर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये वायरस जो है हमें कम इफ़ेक्ट करता है, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो ये वायरस हमें कम इफ़ेक्ट करता है. तो ये तो बेसिक नॉलेज है जो आपको पता है. इसके लिए सैनिटाइज़र एंड मास्क का यूज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग द कोविड-19. बट आपकी केस स्टडीज़ के लिए, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये एनालाइज करना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया. यानी इंडिया में कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी डिफरेंट सेक्टर्स. ये आपको पता होना ज़रूरी है एज अ क्लास 12th स्टूडेंट्स. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द केस स्टडी, हम लोग अब आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और अगले वीडियोस पे हम लोग उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ नॉलेज बूस्टर ऑन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया. सो लेट स्टार्ट. You know very well, coronavirus is a type of common virus that infect human, typically leading to the upper respiratory infection, that is in URI. 7 different type of human coronavirus have been identified. Most of the people will be infected with at least one type of the coronavirus in their lifetime. यानी बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, एक ना एक कोरोना वायरस से तो एटलीस्ट इफेक्ट होते ही हैं अपने पूरे जीवन में. The virus are spread through the air by coughing and sneezing, close personal contacts, touching an object or surface contaminated with the virus, and rarely by fecal contamination. The illness caused by the most coronavirus usually lasts a short time and is categorized by runny nose, sore throat, feeling unwell, cough and fever. ये सब कुछ बेसिक से लक्षण हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोविड है कि नहीं है. कोविड की ये स्पेसिफिक कह सकते हो करेक्टरिस्टिक्स हैं. और एक सिंपल सी बात है कि ये फैलता कैसे है. किसी के पर्सनल कांटेक्ट में आने पे, किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से, इस तरह से चीज़ों से फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है. एंड यू नो वेरी वेल, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द 2020 कोरोना वायरस पैंडेमिक इन इंडिया हैज़ बिन लार्जली डिस्क्रिप्टिव. The World Bank and the rating agency had initially downgraded India's growth for the physical area year 2021, with the lowest figure India has seen in 3 decades since India's economic liberalization in 1990s. However, after the announcement of the economic package in midday, the India's GDP, that is in gross domestic product estimate, were downgraded even further to move negative figures. कितनी बड़ी सैडनेस की बात है कि हमारी देश की जो जीडीपी है, हमने अनाउंसमेंट किया इकोनॉमिक पैकेज मई के मिड में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में पहुंच गई, जीडीपी. ऑन 25 मई, क्रिसिल अनाउंस्ड दैट दिस विल परहैप्स बी इंडियाज वर्स्ट रिसेशन सिंस इंडिपेंडेंस. और इंडिया का सबसे बेकार रिसेशन है इंडिपेंडेंस के बाद. SPI रिसर्च एस्टिमेट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवर 4% द GDP इन CQIFI 21, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 2021 में. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, अनएम्प्लॉयमेंट रोज बाय फ्रॉम 6.7 to 26%, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.7% से बढ़कर मार्च 15 से बढ़ा, और अप्रैल 19 यानी एक महीने के अंदर वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पहुंच गया 26%.
ड्यूरिंग द लॉकडाउन एन एस्टिमेटेड 15 करोड़ पीपल लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट, 15 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी, 140 मिलियन लोगों ने। मोर देन 45% of household across the nation have reported an income drop as compared to the previous year. The Indian economy was accepted to lose over 32 crore, that is in 4.5 billion US every day. इंडिया इकोनॉमी हर साल लॉस कर रही थी 32,000 करोड़ रुपए का, 4.5 बिलियन अगर यूएस डॉलर में कंपेयर किया जाए तो एवरी डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 21 डेज टू कंप्लीट लॉकडाउन। पहले 21 दिन का जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था उसमें पर डे इंडिया 32 करोड़ रुपए का लॉस बियर कर रही थी, which was declared following the coronavirus outbreak. Under complete lockdown, less than quarter of India 2.8 trillion economic movement was functional. Up to 53% of the business in the country were projected to be significantly affected. Supply chain have been put under stress with the lockdown restrictions in place. Initially, there was a lack of clarity in streaming what एंड एसेंशियल इज एंड व्हाट इज नॉट। ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि क्या एसेंशियल है क्या नहीं। दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड डेली वेजेस ग्रुप आर ऑल्सो फेसिंग अनसर्टेनिटी। जो डेली कमाते थे, जो डेली कमा के घर चलाते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें आ गई। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर अराउंड द कंट्री हु ग्रो पेरिशेबल गुड्स में जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उस गुड्स को बनाते थे, उन्होंने अनसर्टेनिटी फेस किया क्योंकि उनका सामान बिकेगा नहीं, सड़ जाएगी सब सब्जियाँ। वेरियस बिजनेस सच एज होटल्स में अगर देखा जाए, एयरलाइंस में देखा जाए, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट किया, उन्हें ऑफ किया। ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि इंडिया में जो कोविड-19 आया उसमें जो मार्च से लेकर मई जून तक का जो हम लोगों ने सफ़र तय किया, ये बहुत ही डराने वाला था। मुझे लगता है जो रेगुलर इनकम ग्रुप वाले हैं उनको ज़्यादा उतना ही दुख का पता नहीं होगा, उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी का उन्होंने फेस नहीं किया, बट कुछ सेक्टर तो एकदम डूब गए, काफ़ी प्राइवेट कंपनीज हट गई। सो ये एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके बेसिस पे यू कैन सी दैट कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 on the India. If you are talking about the further impact, so major companies in India such as Latson, Turbo, Bharat Forge, Ultratech Cement, Grasim Industries, Aditya Birla Group, BHEL and Tata Motors have temporarily suspended और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑपरेशन। या तो इन्होंने अपना पूरा काम ही बंद कर दिया या तो उन्होंने अपना ऑपरेशन कम कर दिया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, यंग स्टार्टअप जो शुरू किया था उन लोगों ने, उनके तो फंड ही कम हो गए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज इन द कंट्री हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑपरेशन एंड आर फोकसिंग ऑन द एसेंशियल्स। उन्होंने मूविंग गुड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर, एसेंशियल गुड्स पे फोकस किया। स्टॉक मार्केट जो इंडिया का था पोस्टेड देयर वर्स्ट लॉस इन द हिस्ट्री 23 मार्च 2020। 23 मार्च 2020 को इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में सबसे वर्स्ट लॉस देखा गया। 25 मार्च एक डे कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर। जबकि 25 मार्च को एक दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया जो कि अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद जो था सेंसेक्स एंड निफ्टी का सबसे बड़ा गेन देखने को मिला, जिससे हमारा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 4.7 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, जिसे हम लोग कह सकते हैं $66 बिलियन करोड़ टू इन्वेस्टर्स वेल्थ। अगर हम एक एक सेक्टर की बात करें तो एक एक सेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें नोट्स भी गिवन है कि हर सेक्टर वाइज इसमें हम कौन कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर जीडीपी का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। जो द सेक्टर दैट आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कोविड-19, दैट इज MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर। नंबर सेकेंड इज tourism and hospitality sector, automobile sectors, and real estate sector, aviation sectors। ये कुछ सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स, अगर आप पूरी लिस्ट देखें तो हर सेक्टर है जिसमें हमारे देश के हर सेक्टर को अफेक्ट किया। ये देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया अफेक्टेड बाय लॉकडाउन। जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी इंडिया में, जो लॉकडाउन से क्या इफेक्ट पड़ा, जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इम्पैक्ट ऑन एनर्जी सेक्टर, जो हमारा लाइट प्रोडक्शन है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्टर, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्रॉपरली डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, उस पर डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स, इम्पैक्ट ऑन स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
स्टेट का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, impact on supply chain and logistics, job loss in India, informal economy and areas of concern for the economy, यानी कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इकोनॉमी में इन सारी चीज़ों से इफेक्ट किए। और अगर हम लोग बात करें लास्ट पॉइंट की, तो वो ये लास्ट में हम लोगों ने जॉब लॉसेज इंडिया इन फॉर्मल इकोनॉमी। हमारे देश में देखिए फॉर्मल इकोनॉमी में तो हमें पता रहता है कि कितने लोगों की जॉब गई, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल इकोनॉमी जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का वो पार्ट जिसको जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, जिनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ भी हमारे देश में हैं जो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी थे, जिसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना ईजी है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंट्रोल करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे एनालाइज करना, पता करना कितने लोग की जॉब गई, कितने लोग भूख से परेशान थे, कितने लोग की जॉब चली गई, कितने लोग अपना बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स यू कैन सी दैट। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे आने वाले और जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं उस पर हम लोग हर सेक्टर्स की शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो पहला सेक्टर हमारा जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है दैट इज एन MSMEs. MSMEs, the micro, small and medium enterprises, MSMEs, are literally the backbone of the all Indian sector, often engaged in the manufacturing and export activities, two key drivers of the economy. Due to the lockdown in the response to COVID-19 pandemic, almost all MSMEs are out of action. सारे MSMEs काम करना बंद कर दिए, choking all production activities major firm across sectors. There are several reports that indicate how MSMEs are ruling under crisis as they have no money to pay their employee. अपने employees को देने के लिए पैसा नहीं था उनके पास. From leader to expert and industry bodies, everyone appealed to the government to increase the relief package of the MSME. यानी सब सेक्टर ने कहा कि MSME सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी खास तौर से ऐसे टाइम पे जहाँ पे उनके पास प्रोडक्शन नहीं है, सेल नहीं है, तो वो डूब ही जाएंगे, बंद हो जाएंगे. दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवर 30% ऑफ द GDP. जो इंडिया की GDP में 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. MSMEs were already struggling in terms of the declining revenues and capacity utilizing lead up to the COVID-19 crisis. The total lockdown has raised a question mark on the existence of the many primarily because this sector include firms that do not have too much cash to wait out crisis. ये भी याद रखिएगा, ये ऐसी फर्म्स नहीं जिनके पास इतना प्रॉपर कैश नहीं है जो क्राइसिस को ख़त्म होने का वेट करें. छोटी छोटी फर्म्स होती हैं इसमें. It has a result of it massive number of job losses in the sector. इस सेक्टर में काफ़ी लोगों की जॉब गई. According to the survey, only 7% of the manufacturing firm under MSME will be able to survive for more than 3 months with their cash in hand if their business remains closed. यानी अगर उनका बिजनेस बंद रहेगा तो सिर्फ 7% ही ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं MSME सेक्टर्स में जो सर्वाइव कर सकती है 3 महीने के लिए. आप सोच सकते हैं. A big hurdle to restart in the future will be lack of labor ability. और बाद में उनको इसलिए नहीं स्टार्ट किया जा सकता लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्योंकि लेबर नहीं है, क्योंकि वो सब अपने घर चले गए. कंपनी ने बुरे वक्त में उसको छोड़ दिया और वो लोग चले गए अपने अपने घर. भाई जाहिर सी बात है, अपना उनको जीवन यापन करना है तो उन्होंने अपने घर गए. सो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं. अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें, जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर, सो यू कैन सी दैट इंडियाज होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज ऑक्यूपेसी हैज डिक्लाइन sharply in the first quarter of 2020 as a COVID-19 outbreak impacts various segments of the sector coming off a high performance based in 2019. 2019 में इन सारे सेक्टर का इतना ज़्यादा असर था क्योंकि यू नो वेरी वेल 2019 में इनका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था टूरिज्म एंड हॉस्पिटल सेक्टर का. लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे कोविड फैल रहा था तो फर्स्ट क्वार्टर में ही इंडिया की जो होटल है, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं रहे थे. एंड COVID-19 आउटब्रेक इम्पैक्ट वेरियस सेगमेंट ऑफ द सेक्टर्स एंड कंटेनमेंट मेजर इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल रिवर्स्ड रिजल्ट इन सीवियर ड्रॉप इन द फॉरेन डोमेस्टिक ट्रैवल. ये तो पता ही अभी तक बंद है. अक्रॉस बोथ टूरिज्म एंड बिजनेस ट्रैवलर सेगमेंट इन द थर्ड वीक ऑफ द मार्च एट एन इंडिया ऑल लेवल्स the levels of hotel sectors witness a decline of more than 65% in the occupancy levels as compared to the same previous of the previous.
सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस, यानी अगर प्रीवियस ईयर में मार्च का थर्ड वीक को प्रीवियस ईयर से अगर मैच कराया जाए 2019 का मार्च और 2020 के मार्च को, तो कितने परसेंट का डिक्लाइन है? 65% से ज़्यादा का। As travel restriction around the world intensified for the second and third quarter of 2020, world intensified for the second and third quarter of 2020 are likely to similarly impacted. 30% of the hotel and hospital industry revenue could be impacted if the situation does not improve by the end of the 2020. यानी 30% होटल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री बंद हो जाते अगर जून तक थोड़ा बहुत सुधार नहीं होता. With more than 60% of the organized hotel in India already shut and several others operation with single-digit occupancy, recovery will be gradual. The Indian tourism industry is projected to book a revenue loss of 1.25 trillion in 2020. 2020 में 1.25 ट्रिलियन के इनको लॉस हुआ as a fallout of the shutdown and suspension in flight cooperation after the onset and spread of the coronavirus pandemic. अप्रैल से जून का देखा जाए तो टूरिज़्म इंडस्ट्री ने लगभग 69,400 रुपीज़ का लॉस किया, रेवेन्यू लॉस हुआ. एंड जो 30% है टोटल. द मोस्ट विजिबल एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इज सीन इन द होटल एंड टूरिज्म सेक्टर इन ऑल इट्स जियोग्राफिकल सेगमेंट. ये अभी भी फॉलो किया जा रहा है, ये अभी भी देखा जा रहा है कि यू कैन सी दैट अगर हम बात करें कि बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया, तो बाहर से लोग आने बंद हो गए. तो एक तरह से अगर हॉस्पिटल. सो लेट्स वी मूव टू द एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 on the automobile sector. You know very well the automobile sector in India has been forced to stop key manufacturing activity and has led to sharp drop in the production and sales. With most of the plants shut, big automobiles manufacturing company have announced pay cuts and are waiting for a decision on the resumption of a dealership. यानी कि जब कोविड-19 की सिचुएशन हमारे इंडिया में ग्रो अप करने लगी, काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ने अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को स्टॉप करने का डिसीजन लिया, जिससे प्रोडक्शन भी गिरा, सेल्स तो ऑटोमेटिक गिर चुका था, एंड बड़े बड़े प्लांट्स जो थे वो बंद हो गए, जिससे उन्होंने अपने सैलरीज, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी, उनको कट करना स्टार्ट किया, और डीलरशिप को रिनाउंड करने के लिए उन्होंने सोचना स्टार्ट किया. यानी उन्होंने इस तरह के डिसीजन को एक तरह से कह सकते हो वेटिंग पीरियड में डाल दिया. इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक, द डोमेस्टिक ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री इज सफरिंग अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1200 करोड़ पर डे. यानी कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण, कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ उसके कारण बेसिकली देश को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को पर डे 1200 करोड़ रुपीस का लॉस बियर करना पड़ता था. द इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर हैड ऑलरेडी अंडरगॉन ऑन कंसिडरेबल स्लो डाउन ओवर द लास्ट 12 to 18 months due to the structural changes beginning with the goods and service tax, shifted to shared mobility, ex-load reforms, the Bharat Stage 4 to Bharat Stage 6 transition. You can see that इस पूरे नोट्स में यू कैन सी दैट हर एक एस्पेक्ट का क्या किया गया है, एनालाइज किया गया. बेसिकली ये जो सेक्टर था, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, ये पहले से ही स्लो डाउन चल रहा था, क्योंकि इसमें बेसिकली 12 से 18 महीने का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिला था, जिससे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूड हुआ था. और यू कैन नो वेरी वेल भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 का ट्रांजिशन लाया गया था. बहुत सारे चेंजेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाए गए थे, जिसका इस इंडस्ट्री पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था. लेकिन जब कोविड आया तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉस में गई और इसे पर डे 1200 करोड़ रुपीस का लॉस बियर करना पड़ रहा था. द इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट बीन एट अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल सिंस 24 March. A prolonged contraction of consumer demand due to the lockdown is seen significantly affecting automobile manufacturer revenues and cash flows. In response, most of the companies are staving research and developing funding to sustain core operation and potential sitting back the progress made on the alternate fuel and mobility technologies by 24 quarter. ये सारी कंपनी 24 क्वार्टर से
24 क्वार्टर मतलब मान के चलो कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6 ईयर्स से बेसिकली ये लोग फ्यूल का अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे. इवेंचुअली सम कंपनी में इवन चूज टू टेक स्ट्रेटेजी कॉल टू एग्जिस्ट अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स एंड व्हीकल सेगमेंट्स. कोविड-19 के सिचुएशन में काफ़ी कंपनीज ने जो अनप्रॉफिटेबल मार्केट था उनको एग्जिट करने का स्टार्ट कर लिया था. यानी अगर हम मिला जुला देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो वी कैन से दैट कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजर रहा था, और उसके बाद कोविड-19 का आना जिससे प्रोडक्शन रुका, सेल्स ऑलमोस्ट रुक गई. तो और उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वर्क था वो काफ़ी इफेक्ट हो गया, क्योंकि पोस्टपोन भी हो गया एक तरह से कि वेरी हमारा फ्यूल पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है. तो हमें एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत है जो फ्यूल से ना बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चले, जिससे फ्यूल जो है उसका एक तरह से कह सकते हो कि डिमांड कम होगी, उसकी प्राइस भी कम होंगे. आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज़ एन रियल एस्टेट सेक्टर. रियल एस्टेट सेक्टर ऑल्सो suffered immensely due to the lockdown, which was announced to prevent the spread of the deadly COVID-19 virus. Housing sales are expected to fall 25 to 35%, while office absorption is expected to fall in the range of 13 to 30% on a year basis. In long run, such a reduction in the commercial and residential property could reset the future of real estate in India. रियल एस्टेट जो इंडिया था वो नोटबंदी जो डीमोनेटाइजेशन होता उससे तो बहुत इफेक्ट हुआ ही था इस सेक्टर को, लेकिन उसके बाद जब कोविड-19 आया तो हाउसिंग सेल्स जो थे, वेरिएबल रियल एस्टेट सेक्टर का काम क्या होता है, हाउसिंग प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना, बनाना और उसको या तो ऑफिस के लिए दे देना या फिर रहने के लिए दे देना. तो कोविड के कारण हाउसिंग सेल में 25% से 35% तक की फॉल देखा गया, और ऑफिस एब्जॉर्प्शन जो था, लोग ऑफिस के लिए हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ लेते थे, उसमें भी 13 से 30% तक का डिक्लाइनमेंट देखने को मिला. एंड वाइल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैव रिज्यूम इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी वो चल रही थी. एंड देयर आर मैनी हॉस्पिटल एरियाज इन अर्बन एरियाज वेयर की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज़ बीन पुट ऑन द होल्ड फॉर सेवरल वीक ड्यू टू द लॉकडाउन के कारण कई अर्बन एरियाज में, हॉस्पिटल्स में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया. This has led to unemployment among million of migrants levels, जिससे जो माइग्रेंट लेवल मतलब जो दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में आते हैं, जैसे बिहार से दिल्ली, बिहार से महाराष्ट्र लोग जाते हैं काम करने के लिए. अब वो वहाँ पे डेली पे कमा रहे हैं या माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो वहाँ जब माइग्रेंट लेबर की डिमांड ही नहीं रहेगी तो घर पे बैठ के कितने दिन का खाना खाएंगे. उनकी पूरी जो रोजी रोटी तो उसी में चलती है, काम कर करके वो कमाते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, उससे अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर अप करते हैं. तो जब कई जगह प्रोजेक्ट रुक गए, काम ही नहीं हो रहे हैं, तो माइग्रेंट लेबर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए. तो इन्होंने अपनी घर की तरफ जाने की सोचा, घर की तरफ गए, जिससे फिर जब काम फिर से स्टार्ट हुआ तो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को वर्कर्स नहीं मिले. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली. Who are engaged primarily in construction activities, hardly anyone of these labor who live on daily wages have an additional saving to see off the lockdown period. The government has argued employed to not cut wages or lay off the such laborers. Companies are left with no choice but to let their workers go due to cash flows issues. ये बातें बताकर इन सब चीज़ों पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आने वाले अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड ही केस स्टडीज़ पूछी जाने की चांसेस हैं. नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, सो ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक, आवर GDP of the financial year 2021 will be in negative. The risk of predictions falls in the loan growth is getting stronger. Besides, there is a fear that the banks and non-banking financial corporation may see a risk in NPS, non-performing assets, as COVID-19 has hit businesses strongly, as several small and medium scale industries are on the cusp
of collapsing loans, growth demand is likely to be led by negative outcomes such as worsening working capital cycles, moratoriums, and restructuring of slower prepayments. In the near to medium term, with the growth likely taking back seat, NBFCs and HFCs, Housing Finance Corporation, may again focus on the liquidity and risk management as top priority, key priority. You know very well, जब कोविड-19 की सिचुएशन बनी तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस बात का डाउट था कि एनपीएस बढ़ेंगे. एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. वो एसेट्स जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया और वो रिटर्न होने के चांसेस नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट था वो आ रहा था एमएसएमई से, मीडियम एंड इसका स्मॉल स्केल बिजनेसेस पे. और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इस बात का भी था कि जो इंस्टॉलमेंट डेली नहीं आ रही है उसका भी बहुत दिक्कत था. तो उन पे ये ज़्यादातर दिक्कतें थी, इस ज़्यादा चीज़ों पे उन फोकस करना था, लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट. यानी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एनबीएफसी एंड एचएफसी ने फोकस किया लिक्विडिटी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे. द रिकवरी ऑफ द पोस्ट लॉकडाउन ग्रोथ वुड बी डाइवर्जेंट अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट. फंडिंग cost is likely to remain high due to the risk aversion from the banking system and tight capital market. लोगों ने अगर कोई पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है तो ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. With some normally returning, the brokerage expects secularization or assignment transaction to likely pick up first from a funding perspective. Banks total credit expected to grow lesser to 6% compared to the previous 9%. बैंक का जो टोटल क्रेडिट था वो 6% कम था अगर वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें 9% टू द प्रीवियस 9%. NBE and HFC could see liquidity concern given the moratorium and will large depend on the effectiveness on LTRO, long-term repo operation, and further funding from banks. और लिक्विडिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतने ज़्यादा लोग को ज़रूरत है क्योंकि कंपनीज़ को बड़े बड़े फंड चाहिए थे, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अगर हम लोग बात करें तो लिक्विडिटी, रिस्कनेस पे बात हो रही थी और इस पे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती हमको, देश को, इस तरह के काम को करने के लिए. नाउ वी आर मूविंग टू द सम एनालिसिस अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया अफेक्टेड बाय लॉकडाउन. In India, up to 53% of the business and a specified certain amount of impact of shutdown cost due to the COVID-19 on operations. By 24th April, the unemployment rate had increased nearly 18% within a month. यानी इंडिया में 53% बिजनेस जो थे वो शट डाउन हो गए थे ड्यू टू द कोविड-19, बंद हो गए थे. 24 अप्रैल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज 18% विद इन अ मंथ. 18% बढ़ गया था और 26% तक पहुंच गया था पूरे इंडिया में 24 अप्रैल तक. अराउंड 14 करोड़ इंडियन लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द लॉकडाउन. 14 करोड़ इंडियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी. मोर देन 45% हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री हैव रिपोर्टेड एन इनकम ड्रॉप एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर. 45% हाउस होल्ड पूरे कंट्री के लोगों ने रिपोर्ट किया कि जो इनकी इनकम है वो ड्रॉप हो गई है प्रीवियस ईयर से. वेरियस बिजनेसेस सच होटल्स की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, हैव कट सैलरीज एंड हैव लेड ऑफ द एम्प्लॉयज़. रेवेन्यूज ऑफ ओला कैब का नाम सुना होगा आप लोगों ने. रेवेन्यूज वेंट डाउन नियरली 95% इन द मार्च अप्रैल. ओला कैब की जो रेवेन्यूज थी वो डाउन हो गई थी 95% इन द मार्च अप्रैल, रिजल्टिंग इन 1400 ले ऑफ्स. इट इज़ एस्टिमेटेड द लॉस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री विल बी बाई 15,000 करोड़. यानी कि ये एस्टिमेट किया गया कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो लॉस हुआ है वो 1500 करोड़ रुपए का हुआ है मार्च और अप्रैल में. ह्यूज चंक ऑफ द वर्क फोर्स इन्वॉल्व विद टूरिज्म इन द कंट्री फेसेस अनएम्प्लॉयमेंट. लाइव इवेंट्स इंडस्ट्रीज जो लाइव इवेंट्स कराती थी उसका एस्टिमेटेड लॉस हुआ है 3000 करोड़ रुपए का. एंड नंबर ऑफ यंग स्टार्टअप्स हैज़ बीन इम्पैक्टेड एज funding has fallen. The Data Labs report shows a 40% decrease in the total growth stage funding as compared to the fourth quarter of 2019. अगर हम 2019 के
फोर्थ क्वार्टर की बात करें यानी आखिरी क्वार्टर की बात करें तो उस बेसिस पे अगर हम अपना स्टेज फंडिंग की बात करें 45% डिक्रीज हुआ है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द वेंचर कैपिटल इंडियन स्टार्टअप्स हैज बीन फॉलन ओवर 50% ऑफ Q1 2020 फ्रॉम द Q4 2019। 50% का फॉलन हुआ है वेंचर कैपिटल जो इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। 50% लोगों ने कहा कि हम नए स्टार्टअप में पैसा ही नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट रेवेन्यू हैज़ बीन सेवरली अफेक्टेड विद टैक्स कलेक्शन गोइंग डाउन, टैक्स का कलेक्शन नहीं हुआ, जिसके रिजल्ट में गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइंड वे ऑफ रिड्यूसिंग इट्स ओन कॉस्ट। उसने अपना खुद का कॉस्ट भी डिक्लाइन करने का सोचा, क्योंकि टैक्स नहीं आएंगे तो एक्सपेंस भी नहीं कर सकते। आने वाली चीज़ों पे और भी बाकी पॉइंट्स में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।